तो चलिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ में आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में चुनाव के 3 साल पहले ही कांग्रेस फुल चुनावी मोड में नजर आ रही है। लिहाजा सियासी हलचल तेज होना लाजमी है और बढ़ भी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के ठीक 2 दिन बाद 3 जून को लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भोपाल के दौरे पर हैं। राहुल गांधी संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही जो देश में कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट है, इस अभियान के तहत कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति में सीधे आला कमान अब इन्वॉल्व होगा। इसके साथ ही खुद राहुल गांधी जिलों के ऑब्जर्वर के साथ जिला अध्यक्षों से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी भोपाल में पॉलिटिकल अफेयर कमेटी के साथ ही कई महत्वपूर्ण बैठक भी लेंगे। तो वहीं राहुल गांधी के दौरे से पहले सियासत भी अब गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस हमारी भले ही कितनी भी नकल कर ले, लेकिन उनका परिवारवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। कांग्रेस का संकल्प है जनसंपर्क, जनशक्ति और जनसेवा। इसी को लेकर 3 तारीख को माननीय राहुल गांधी जी की नई सोच और नई जोश के साथ मध्य प्रदेश भोपाल पधार रहे हैं। जिला अध्यक्षों के लिए पूरे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से जो ऑब्जर्वर्स नियुक्त हुए हैं, उनकी मीटिंग लेकर जो संगठन सृजन का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें ऑल इंडिया लेवल के नेता एक एक जिले में जाकर तलाश करेंगे एक जिला कांग्रेस अध्यक्ष। एकमात्र नेता है कांग्रेस का राहुल गांधी, जिसके कारण पार्टी लगातार गड्ढे की तरफ चली जा रही है। और ऐसे नेता यदि मध्य प्रदेश में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते हम उनका स्वागत करेंगे कि वे आएँ और कमजोर करें और हमारा जो सपना है कांग्रेस मुक्त भारत का, उस सपने को साकार करने में मदद करें। और यहाँ आ रहे तो देखिए, बीजेपी को तो हमेशा यही लगता है कि राहुल गांधी जब जब किसी भी क्षेत्र का दौरा करते हैं तो वो कांग्रेस को कमजोर और बीजेपी को मजबूत करने हैं। हालांकि अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस दौरे से कितना बीजेपी को फायदा होता है, कितना कांग्रेस को नुकसान होता है या फिर कांग्रेस को फायदा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां पर रीवा से हमें इस वक्त बड़ी जानकारी मिल रही है। आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जाते हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर सभी घायलों का इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। सेमरिया थाना क्षेत्र के नैना शक्ति गांव का पूरा मामला बताया जाता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो आकाशीय बिजली गिरने की वजह से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोग घायल हुए हैं। अस्पताल में इनको भर्ती कराया है, इलाज जारी है। एक ही परिवार के ये 3 मृतक बताए जाते हैं। आनन फानन में दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर इलाज जारी है। एक और बड़ी खबर जबलपुर से, जहां पर पानी की टंकी में युवक ने फांसी लगा ली है। आत्महत्या के जो कारण है वो अज्ञात बताए जाते हैं। अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। पनागर थाना क्षेत्र के महगवा का पूरा मामला बताया जाता है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको संस्कारधानी जबलपुर से, जहां पर पानी की टंकी में युवक ने फांसी लगा ली है। आत्महत्या के जो कारण हैं अज्ञात बताए जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टेलीविजन सेट पर। हालांकि वो क्या स्थिति रही होगी जब इस युवक ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठाया है, लेकिन जब स्थानीय लोगों ने इसका शव लटकते हुए देखा, इस युवक को देखा, उसके बाद से पूरे क्षेत्र में सनसनी का माहौल था। तत्काल प्रभाव से आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी गई। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची, शव को उतारने की कोशिशें जारी हैं। पनागर थाना क्षेत्र के महगवा गांव का ये पूरा मामला बताया जाता है। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी और उनकी पत्नी ने चित्रकूट स्थित तुलसी पीठ में पहुंचकर पद्म विभूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली है। इसके साथ ही उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। इस आध्यात्मिक क्षण के बाद जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कहा है कि उन्होंने मुझसे उसी मंत्र की दीक्षा ली है जो माता सीता ने लंका विजय से पूर्व वीर हनुमान को दी थी। उन्होंने आगे कहा है कि गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने थल सेना प्रमुख से पाक अधिकृत कश्मीर यानी कि
पीओके की मांग की है। इस खास मौके पर रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख को विजयी सेना प्रमुख की संज्ञा दी और कहा है कि उन्हें सम्मानित करते हुए मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब केंद्र सरकार सेना पीओके को लेकर लगातार सख्त रुख अपनाए हुए। चित्रकूट पहुंचे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने दिव्यांग विद्यार्थियों को उपहार भी वितरित किए हैं। सदगुरु नेत्र चिकित्सालय का भ्रमण करते हुए सेवाओं की जमकर तारीफ की। जो मंत्र लेकर हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, वही दीक्षा मैंने दी और मैंने उनसे दक्षिणा मांगी है कि मुझे पीओके चाहिए, पाक स्थित कश्मीर हमें चाहिए। यही हमारी दीक्षा है। इंदौर के कैंट रोड क्षेत्र में रहने वाले नवविवाहित दंपति के शिलांग से लापता होने की खबर से माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने इसे डीसीपी क्राइम ब्रांच को सौंप दिया है। डीसीपी क्राइम ब्रांच शिलांग के एसपी से लगातार संपर्क में है और वहां की स्थानीय पुलिस से गुमशुदगी के मामले की जांच कर रही है। शिलांग पुलिस ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है, लेकिन भारी बारिश के चलते अभियान में बाधाएं आ रही हैं। बहरहाल परिजनों का तो रो कर बुरा हाल पहले से ही है। वे लगातार सरकार और प्रशासन से दंपति को सुरक्षित खोज निकालने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं परिजनों ने पूरे मामले में 5 लाख के इनाम की भी अब घोषणा कर दी है। दरअसल दोनों नव दंपति की हाल ही में शादी 10 मई को हुई थी और शादी के बाद 23 मई को ये दोनों शिलांग के लिए रवाना हुए थे। लगातार सर्चिंग चल रही है, 6वां दिन है, लेकिन लगातार वहाँ सर्चिंग चलाई जा रही है। उनकी टीमें लगातार डॉग स्क्वाड के साथ और उन्होंने टीमें बनाई गई हैं, उसके सर्चिंग चलाई जा रही है। शासन स्तर पर भी इसमें संज्ञान लिया गया है और उस स्तर से भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इंदौर में युवक के कथित अपहरण की गुत्थी को आखिरकार पुलिस ने सुलझा लिया है और जो सच सामने आया है उसने सबको हैरान परेशान कर दिया है। जिस युवक के अपहरण की रिपोर्ट को बाकायदा दर्ज किया गया था, उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी। और दरअसल इंदौर के बाणगंगा थाने में फरियादी आनंद राठौर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके बेटे यश राठौर का बदमाशों ने अपहरण कर लिया और फिरौती के लिए 3 लाख रुपए की मांग की। राहुल मेहरा ने अपने साथियों आदर्श धर्मेंद्र के साथ मिलकर इस झूठे अपहरण की कहानी को लिखा। दरअसल राहुल कर्ज में डूबा हुआ था। माता पिता से 3 लाख रुपए वसूलने के लिए उसने खुद ही अपने अपहरण की योजना को बनाया। बहरहाल राहुल और उसके साथी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अब उनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। एक गाड़ी संदिग्ध हालत में मिली, उस गाड़ी के साथ में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जब पूछताछ की गई तो पता लगा कि जो यश राठौर है, जो जिसके द्वारा खुद की साजिश रची गई थी अपहरण की, इनके द्वारा 3 लाख की मांग की गई थी। सारी घटना कारित करना इनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। सारे आरोपी इनके द्वारा जो इस्तेमाल किए गए मोबाइल नंबर हैं वो सभी वजह सबूत जब्त कर लिए गए हैं और सारे साक्ष्य जो अन्य बचे हुए हैं उनको भी कलेक्ट किया जा रहा है और प्रकरण को जल्दी न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर शुरू हुए विवाद में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। महाकाल मंदिर प्रबंधन ने एक वीडियो को जारी किया है और इस वीडियो में दंपति को मंदिर में दर्शन करते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी दंपति से मोबाइल से वीडियो नहीं बनाने का अनुरोध करता है, जिस पर दंपति उससे बहस करने लगते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद दंपति के तमाम दावों पर अब सवालिया निशान खड़े हो गए। दरअसल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दंपति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो को पोस्ट किया हुआ था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि महाकाल मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ उनके साथ बदसलूकी की बल्कि उन्हें दर्शन करने से भी रोका। जब ये मोबाइल फ़ोन और कैमरा जो लेकर गणेश मंडप के अंदर गए तो वहाँ सुरक्षा गार्ड द्वारा बहुत ही विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर इनसे निवेदन किया गया कि मंदिर में जो है मोबाइल फ़ोन का प्रयोग वर्जित है। इनको समझाइश दी गई है तो इनके दर्शन भी विधिवत हुए हैं और सुरक्षा गार्ड के द्वारा कोई अभद्रता नहीं की गई है। रतलाम में चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक का शव शहर के मित्र निवास कॉलोनी में पाया गया है। सुबह जब लोग घूमने के लिए निकले तो खाली
प्लॉट पर युवक का खून से सना हुआ शव देख लोग हैरत में पड़ गए। लोगों ने तत्काल पुलिस को इस बात की जानकारी दी, जिस पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। दरअसल पुलिस ने शव की पहचान रत्नेश्वर रोड स्थित गली नंबर 1 के रहने वाले अरुण के रूप में की है। बताया जाता है कि बुधवार रात अरुण का कालिका माता मंदिर परिसर में कुछ अज्ञात लोगों के साथ विवाद हुआ था। बुधवार रात जिस स्थान पर विवाद हुआ था उससे महज 50 मीटर की दूरी पर उसका शव पाया गया। बॉडी मिली है। बॉडी के संबंध में जो है अपराध कायम किया जा रहा है और अपराध पंजीबद्ध किए जाने के उपरांत जो है इसमें अभी तक के जो कुछ तथ्य आए हैं उन तथ्यों पर हम लोग बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। कुछ सीसीटीवी कैमरे में भी कुछ तथ्य दिखे हैं और कोई विवाद की भी जानकारी प्राप्त हुई है। उस पर हम फोकस करके हम उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। इंदौर में अब 100 रुपए या उससे ज्यादा की अचल संपत्ति की नोटरी कराने पर रोक लगा दी गई है और यह फैसला कलेक्टर आशीष सिंह ने लिया है। इस आदेश का उद्देश्य आम लोगों को झूठे सौदों से बचाना, नियमों के उल्लंघनों को रोकना। अक्सर देखा जाता है कि लोग जमीन की रजिस्ट्री की जगह सिर्फ नोटरी करवा लेते हैं, जिसकी वजह से बाद में कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ना तो उन्हें मालिकाना हक मिल पाता है, ना ही दस्तावेजों की कानूनी मान्यता होती है। साथ ही सरकार को राजस्व का भी भारी नुकसान होता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है। अगर कोई ऐसा नोटरी करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उसका लाइसेंस भी रद्द किए जाने की सिफारिश की जाएगी। यह आदेश 28 मई से 25 जुलाई 2025 तक लागू रहेगा। हम लोगों ने निर्णय लेते हुए एक प्रतिबंधात्मक आदेश बीएनएस की धारा 163 में निकाला है कि अगर कोई नोटरी अचल संपत्तियों को स्वामित्व को दिखा के नोटराइज करता है तो ये पूरी तरीके से गलत होगा और जो भी सुसंगत धाराएं होंगी उसके तहत हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोई भी अचल संपत्ति जो 100 रुपए का नियम है अगर उससे अधिक की है तो उसको रजिस्ट्रीकृत ही कराना पड़ेगा। खबर पन्ना से, जहां पर पन्ना टाइगर रिजर्व के उमरझाला बीच में एक बाघिन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। बाघिन की उम्र लगभग 10 साल है। वन विभाग ने बाघिन के शव का पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार कर दिया। प्रारंभिक जांच में मौत का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। बाघिन की मौत के बाद उत्तर वन मंडल के तमाम अधिकारी अब सक्रिय हो चले हैं और ये पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही ये अन्य वन्य प्राणियों की स्थिति पर भी अब विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा। आपको बताते चले कि पिछले 15 दिनों के भीतर पन्ना टाइगर रिजर्व में 4 वन्य प्राणियों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से वन्य जीव संरक्षण व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। तो देखिए, दतिया में ना बैलगाड़ी दौड़ का आयोजन किया गया है और इसके साथ ही ये बेहद ही रोचक प्रतियोगिता जिगना और सतारी के बीच आयोजित की गई है। कई राज्यों से लोग अपने बैल और बैलगाड़ियों को लेकर यहां पे पहुंचे और उन्होंने इस रेस में हिस्सा लिया। रेस के दौरान बड़ी संख्या में लोग यहां पे मौजूद रहे। सभी इस रोचक दौड़ का लुत्फ उठाते हुए नजर आए और ये देखिए कि आमतौर पर तो आपने अलग अलग तरह की दौड़ प्रतियोगिताओं को देखा होगा, लेकिन इस तरह का जो बैलों की जो प्रतियोगिता होती है ये खास तौर से इन्हीं क्षेत्रों में होती है और यहाँ पे जो सभी लोग हैं वो बेहद ही लुत्फ उठाते हुए नजर आए। इस रोचक दौड़ को देख हर कोई प्रसन्न रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भोपाल हाट हस्तशिल्प प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने देश के विभिन्न स्थानों से आए हुए हस्तशिल्पों का स्वागत किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश के हस्तशिल्पियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्राफ्ट रूट्स का हिस्सा बनेगी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश मंत्रालय क्राफ्ट को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। वहीं कार्यक्रम में पहुंची उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी कलाकारों का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कलाकारों ने हमारी विरासत को बचाकर संरक्षित करके रखा हुआ है। आनंदीबेन पटेल ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से इस बात की अपील की है कि पीएम से हैंडीक्राफ्ट उत्पादों से जीएसटी हटाए जाने की मांग की जाए। इससे इन उत्पादकों को फायदा होगा। लगातार प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने पहले महीने से हमारे राज्य के अंदर औद्योगिक केवल
मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री और लघु और कुटीर उद्योग और लघु कुटीर उद्योग और रोजगार परक में, उसमें तो खास तौर पर मशीन के बजाय अगर लोग काम करने आए तो उनको रोजगार भी मिलता है और हमारे लिए उनको प्रोत्साहन के साथ साथ बाकी तरफ ध्यान भी जाता है। इतनी बड़ी आबादी है, हमको सबको काम से जोड़ना है, तो हमने BGF के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को 5,000 रुपया महीना सरकार अनुदान देगी। फैक्ट्री लगाने वालों को वो फैक्ट्री लगा, लेकिन रोजगार आधारित कर रहा है। ये तो मेरे समझ में नहीं आता है कि आप जो आर्ट कला करते हैं उस पर GST लगती है। क्या एक GST बंद करने के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी और ऐसे 25 मुख्यमंत्री इकट्ठे हो और PM साहब को जाकर बोले कि हमारे क्राफ्ट पर GST मत लगाओ, शायद 1 करोड़ रुपया कम मिलेगा। तो आपका रोड 1 करोड़ से तो बनने वाला नहीं है ना, तो GST पर भी फोकस करने की जरूरत है। तो चलिए इसी खबर के साथ मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी है क्योंकि सवाल आपका है।